हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट प्रोसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना हम लोग सीख रहे हैं। आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये 4 पैरामीटर बढ़िया से कैलकुलेट करना सीखा आइडियल गैस के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कोई भी जो प्रोसेस है दो तरीके से कर सकते हैं ना, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली वे में। तो लास्ट क्लास में आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करना सीखा और इरिवर्सिबल वन स्टेप के लिए वन स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना सीखा और वन स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए वर्क डन बढ़िया से कैलकुलेट करना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे टू स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किस तरह से वर्क कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्क कैलकुलेट करना सीखने के लिए पहले प्रोसेस को बढ़िया से समझना जरूरी है। फीलिंग आना चाहिए कि सर ये 2 स्टेप में कैसे हो रहा है, 3 स्टेप में कैसे होगा, 1 स्टेप में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। कभी भी स्टेप की बात करें ना, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप यानी फाइनाइट स्टेप्स की बात करें तो वह जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल ही होगा। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली, इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, यानी जब तक वह प्रोसेस होता रहेगा तब तक एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है इसलिए वर्क डन का वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होता है। अब इतना चीज़ें दिमाग में रहे इसके लिए पीछे वाला लेक्चर का बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है और ये आपको तभी समझ में आएगा जबकि इसके पहले वाले सारे लेक्चर आपने बढ़िया से देखा हुआ है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। 2 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या किया है, यहाँ पर हमने एक आइडियल गैस लिया एक कंटेनर में और इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है, मूवेबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और आइडियल गैस का इनिशियल जो प्रेशर है P1 कह रहे हैं 10 एटमॉस्फेयर के बराबर है और इसके ऊपर में हमने 2 ब्रिक रख दिया और दोनों ब्रिक के चलते जो ओवर और टोटल प्रेशर है इस सिस्टम पर, इस गैस पर, वो 5 और 2 7 एटमॉस्फेयर के बराबर, यानी ये जो बड़ा वाला ब्रिक है 5 atm के बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और ऊपर वाला जो छोटा वाला ब्रिक है 2 atm के बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो टोटल प्रेशर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर शुरुआत में इस आइडियल गैस पर था वो क्या था, दोनों को जोड़ दो। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 7 एटमॉस्फेयर के बराबर है। अब चूंकि गैस का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर के बराबर है, बाहर का प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर ज़्यादा है, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। नीचे का प्रेशर ज़्यादा, ये क्या करेगा, धक्का देगा ईंट को ऊपर की ओर, एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होगा तो स्लो होगा कि फास्ट होगा, फास्ट होगा। तो फास्ट होने वाला प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और चूंकि यह कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी हो रहा इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। कितने स्टेप में हुआ, एक ही स्टेप में। कब तक होगा, जब तक कि सिस्टम का जो प्रेशर है पीडस कह दिया वो भी बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट था, 7 एटमॉस्फेयर के बराबर था, यानी पीडस का वैल्यू भी 7 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, तभी ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये तो एक स्टेप में हुआ ना, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े ही थे। अगर हम 7 एटमॉस्फेयर का ब्रिक भी रखे हुए होते तो भी यही बात होता, एक स्टेप में आपका एक्सपेंशन हो जाता, फास्ट होता, इरिवर्सिबल होता। तो कहते 1 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो एक स्टेप में हुआ, हमने यहाँ पर 2 ब्रिक जानबूझ करके रखा है। अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला छोटा वाला ब्रिक है इसको हमने उठा लिया, पिक कर लिया इसको। अब इसको यदि हम पिक कर ले 2 एटमॉस्फेयर वाला ब्रिक को
तो बाहर का प्रेशर अब जो है वो कितना हो गया, ये 5 एटमॉस्फेयर। ये अब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, इसको हमने पी डैश एक्सटर्नल कह दिया 5 एटमॉस्फेयर के बराबर। यानी फिर से बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम हो गया, और कांस्टेंट तो है ही है। बाहर का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर जिसको पी डैश एक्सटर्नल कह दिया, अंदर के प्रेशर से यानी गैस के प्रेशर से कम है और कांस्टेंट भी है। अब क्या होगा, बाहर का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, अंदर का प्रेशर 7 एटमॉस्फेयर। फिर से ये धक्का देगा, स्लो देगा कि फास्ट देगा, फास्ट होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगा। कब तक होगा, जब तक कि अंदर का प्रेशर भी फाइनल प्रेशर P2 कह लो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। यानी कितना, 5 एटमॉस्फेयर। फास्ट हुआ इसलिए इरिवर्सिबल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है इसलिए आइसोथर्मल, यानी एक स्टेप और हो गया, एक स्टेप यहाँ एक स्टेप यहाँ। तो टोटल कितने स्टेप में यह प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक जाने में हुआ, 2 स्टेप, 2 स्टेप हुआ। ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तो यदि प्रोसेस जो एक्सपेंशन का है फास्ट वाला एक स्टेप में नहीं बल्कि 2 स्टेप में हो रहा है, और चूंकि फास्ट है इसलिए इरिवर्सिबल है, तो उसको हम बोलेंगे, बोलो सब, 2 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो 2 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है, और उसके लिए सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा आसान है भाई। एक एक स्टेप को लेकर के चलो। मानो कि यहाँ से यहाँ तक एक ही स्टेप हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप और हो गया, तो इस स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लो, और इस स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लो, और टोटल वर्क डन के लिए दोनों स्टेप का जो वर्क है सम कर दो, जोड़ दो, तो इरिवर्सिबल का वर्क डन तुमको मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर पहले स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। W1 कह लो, चूंकि इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल के लिए माइनस पी एक्सटर्नल जो कि पी डैश के बराबर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो फाइनल प्रेशर सिस्टम के बराबर हो जाता है इरिवर्सिबल में। यानी एक्सटर्नल प्रेशर और ये पी डैश 7 एटमॉस्फेयर 7 एटमॉस्फेयर, तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पर हम डायरेक्टली सिस्टम का जो ये प्रेशर पी डैश है वो हम लिख सकते हैं, तो माइनस पी डैश, फाइनल वॉल्यूम वी डैश, इनिशियल वॉल्यूम V1, है कि नहीं। और इस स्टेप के लिए यानी सेकंड स्टेप के लिए वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही स्टेप मानो ना भाई कि यहां से यहां तक एक स्टेप हुआ। तो अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी डैश एक्सटर्नल कह रहे हैं, तो पी डैश एक्सटर्नल 5 एटमॉस्फेयर और P2 भी 5 एटमॉस्फेयर, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। ये तो मैं शुरू से बता रहा हूं कि सिस्टम का गैस का फाइनल प्रेशर वही होगा जो कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है। यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं P2, तो माइनस पी एक्सटर्नल यानी कि माइनस P2, फाइनल वॉल्यूम V2 और इनिशियल वॉल्यूम V डैश। यानी दोनों स्टेप के लिए आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल वर्क डन 2 स्टेप इरिवर्सल प्रोसेस के लिए जो होगा दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी W1 प्लस W2, तो निकल के आएगा माइनस पी डैश V डैश माइनस V1। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड माइनस P2। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जिसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, समझ लो तो उसका उस सब्जेक्ट पर कमांड हो गया। देखो जब आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल ये टाइप, न्यूमेरिकल वो टाइप न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं होती है। किसी तरह का भी न्यूमेरिकल दिया गया हो क्वेश्चन में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक तरह के टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। यानी 2 स्टेप एक्सपेंशन का प्रोसेस रहेगा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते एक्सपेंशन का। अब एक्सपेंशन का हो या कंप्रेशन का हो, करने का तरीका सेम ही होगा, फार्मूला एकदम बिल्कुल सेम होगा। कंप्रेशन में क्या होगा सोच करके बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कलम कॉपी निकालो, थोड़ा लिखने का प्रयास करो, है कि नहीं। मान लो ये 10 एटमॉस्फेयर था, हमने जो ब्रिक रखा, एक रखा 15 एटमॉस्फेयर का और दूसरा रखा 10 एटमॉस्फेयर का, तो 15 और 10 25, 15 10 25। अब क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करेगा, जब तक कि अंदर का प्रेशर भी 25 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो सके, है कि नहीं। तो फाइनल प्रेशर 25 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 25 एटमॉस्फेयर का पहले से ब्रिक था, एक और ब्रिक हमने 5 एटमॉस्फेयर के ऊपर से रख दिया, तो 25 और 5 30। अब क्या होगा, फिर से कंप्रेशन होगा, एक बार फिर से कंप्रेशन होगा। कब तक,
जबकि सिस्टम का प्रेशर भी 30 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो जाए। यानी कंप्रेशन करने के लिए आपको ईंट को रखते जाना पड़ेगा, एक्सपेंशन के लिए ईंट को उठाते जाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी सपोज करो कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईंट रखा हुआ है, तो एक ईंट को उठाएंगे एक स्टेप होगा, दूसरा को उठाएंगे तो बाहर का प्रेशर और थोड़ा घटेगा, एक स्टेप और होगा, तीसरा को उठाएंगे तीसरा स्टेप होगा। यानी कि इनफाइनाइट ईंट को उठाएंगे तो स्टेप्स इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा ये प्रोसेस। तो इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर एक्सपेंशन होता है तो टाइम कितना लगेगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, अर्थात ये हुआ कि कोई भी एक प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है तो फिर रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। आइडियल प्रोसेस है जो कि एक्सट्रीमली स्लो होता है और इनफाइनाइट टाइम लेता है। यानी कभी भी क्वेश्चन में इनफाइनाइट स्टेप्स लिख दे तो आपको समझ लेना है कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। फाइनाइट स्टेप्स, एक स्टेप की बात करिए, 2 स्टेप की बात करिए, 3 स्टेप की बात करिए, 4 स्टेप की बात करिए, तो जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। मैक्सिमम टाइम आईआईटी एडवांस की बात करें, क्योंकि जेईई मेन और नीट में तो एक ही स्टेप तक पूछेगा, ये एडवांस में पूछेगा 2 स्टेप 3 स्टेप। तो कभी भी स्टेप्स की बात कर दे तो इरिवर्सिबल होगा, और उसी को इनफाइनाइट स्टेप्स लिख दे, रिवर्सिबल नहीं लिखे, तो ज्ञान होना चाहिए कि इरिवर्सिबल है तो फाइनाइट स्टेप्स, और अगर इनफाइनाइट स्टेप्स है तो जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा। बात समझ में आई, इनफाइनाइट स्टेप्स रिवर्सिबल, इनफाइनाइट स्टेप्स रिवर्सिबल, और कोई भी 1 स्टेप 2 स्टेप कितने भी फाइनाइट स्टेप्स डेफिनेट स्टेप्स तो कैसा होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के फाइनल प्रेशर के बराबर होता है कि नहीं। एक बात और, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी ये भी याद रखना है, जो कि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P डैश V डैश इक्वल टू P2 V2। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कि नहीं। शुरुआत का प्रेशर वॉल्यूम दिया, ये P डैश का वैल्यू दिया लेकिन V डैश का वैल्यू नहीं दिया, तो V डैश यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली P2 का वैल्यू दिया, V2 का वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ से हम लोग V2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूले में पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो 2 स्टेप्स इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोगों ने बढ़िया से समझा। इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं कि न्यूमेरिकल में किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, पहला क्वेश्चन है एन आइडियल गैस इनिशियली एट 10 atm 10 लीटर, यानी शुरुआत का प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया। प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 10 लीटर, इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इन 2 स्टेप। 2 स्टेप कह दिया ना तो प्रोसेस इरिवर्सिबल। कभी भी फाइनाइट स्टेप्स की बात करें इसका मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। ऐसे हालांकि इसमें लिख भी दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल नहीं भी लिखा रहता और 2 स्टेप कह देता तो भी वह प्रोसेस कैसा होता, बोलो सब, इरिवर्सिबल। स्टेप्स, फाइनाइट स्टेप्स में होने वाला प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। फर्स्ट अगेंस्ट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऐसे लिखा रहेगा, यानी कि पहले 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था बाहर का, शुरुआत का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर का रहा होगा, वो करा। एंड देन अगेंस्ट 2 atm प्रेशर, फिर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर से घटा करके 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। यानी पहला स्टेप 5 एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग हो रहा और दूसरा जो स्टेप है 2 एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, यानी यह प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा है। तो क्वेश्चन में हम 3 पार्ट लेने वाले। पहला पार्ट कहता है कैलकुलेट टोटल वर्क डन इन 2 स्टेप्स। पहले समराइज करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करें न्यूमेरिकल को, पहले समरी बना लेना चाहिए भाई, है कि नहीं। तो P1 और V1 की बात कर रहा है और P1 V1 से P डैश V डैश, अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि एक स्टेप के बाद प्रेशर P डैश हो गया और वॉल्यूम V डैश हो गया, एक्सपेंशन का केस से, और उसके बाद फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2। क्वेश्चन में शुरुआत का वॉल्यूम तो दिया लेकिन ये V डैश और V2 का वैल्यू नहीं दिया, ये हमें निकालना पड़ेगा किस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। आइसोथर्मल है तो P1 V1 इक्वल टू P डैश V डैश इक्वल टू P2 V2। फिर फार्मूले को
रिकॉल करेंगे कि टू स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या फार्मूला था। फार्मूला तो बढ़िया से याद होना चाहिए, फार्मूला याद आपको रहेगा तभी तो आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। फार्मूला ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट तुरंत आ जाना चाहिए, ऑन द टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। तो फार्मूला है टू स्टेप के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी अभी सिखाया था, माइनस पी डैश, यानी पी डैश हमें चाहिए वी डैश माइनस वी वन, वी डैश भी चाहिए माइनस पी टू एंड वी टू माइनस वी डैश, ये हमें फार्मूला चाहिए। तो P1 V1, P1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये P1 हो गया, 10 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट P1 एंड दिस वैल्यू इज V1। शुरुआत का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, P1 का वैल्यू हमें पता चल गया और वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर है। P डैश, अब यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा, सिस्टम के एक स्टेप के बाद P डैश जो प्रेशर होगा उसकी बात नहीं कर रहा। अभी सिखाया था ये जो P डैश का वैल्यू होगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। पहली बार जो एक्सपेंशन हो रहा है जिसके अगेंस्ट में हो रहा है उसके बराबर होगा। तो पहला बार किसके अगेंस्ट में, कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर है, 5 ATM, तो P डैश का वैल्यू 5 ATM के बराबर हुआ है कि नहीं। तब तक एक्सपेंशन होता रहेगा जब तक इस सिस्टम का प्रेशर भी बाहर के प्रेशर यानी 5 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो जाए। हर एक पॉइंट को समझना है, नहीं समझ में आए बैक जाओ, थ्योरी पढ़ो, ग्राफ जो हमने डायग्राम बनाया उसको देखो और उसको बढ़िया से समझो, तब यहाँ पर बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अब ये वी डैश कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, यहाँ से ना P1 V1 इक्वल टू P डैश V डैश। अब आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फटाक से देख सकते हैं कि ये P1 V1 10 गुने 10 10 गुने 10 करोगे तो कितना 100, और ये P डैश का वैल्यू आपको पता है 5, तो 5 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 100 के बराबर हो जाएगा 20, तो 20 लीटर हो गया है कि नहीं। P1 V1 P डैश V डैश। सिमिलरली एक स्टेप और हुआ, P डैश से P2। अब सेकेंड जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, 2 एटमॉस्फेयर, यानी पहला वाला एक्सटर्नल प्रेशर ये 5 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर जो दिया वो P डैश के बराबर, और दूसरे जिसके अगेंस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है ये P2 के बराबर, यानी P2 का वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, तो किससे गुना कर दें, 2 में 50 से, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, 50 से गुना कर दो भाई, यानी वॉल्यूम जो है 50 लीटर के बराबर हुआ। सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। अब उन इन्फॉर्मेशन को, डेटा को इस फॉर्मूले में फिट करो। P डैश का वैल्यू 5 सो -5, V डैश 20, V1 10 एक्सपेंशन हो रहा है, P2 का वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम 50, और V डैश का वैल्यू 20, तो गुना करो, 31 दूना 60, और ये कितना हो गया, 10 × 5 = 50, 110, यानी -110 एटमॉस्फेयर लीटर यूनिट। तो वर्क डन हमारे पास ये आया। निगेटिव आया, क्यों आया, कुछ याद है, नेगेटिव का मतलब कौन काम करता है, सिस्टम। एक्सपेंशन जब भी होता है सिस्टम काम करता है, और साइन आना चाहिए नेगेटिव। यूनिट सर एटमॉस्फेयर लीटर कैसे लिख दिए, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो उनका मल्टीप्लिकेशन एटमॉस्फेयर लीटर। सर अगर आंसर जूल में होता तो क्या करते, याद तो रखना पड़ेगा ना भाई, एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते 101.325 से और अप्रॉक्सीमेटली 100 से, तो फिर एटमॉस्फेयर लीटर जो है वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो सब पुराना जो हमने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो तो दिमाग में बना रहेगा, फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ, जबकि हमने वर्क डन कैलकुलेट किया 2 स्टेप्स के लिए। क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन वही है, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि ये जो आपका प्रोसेस है 2 स्टेप में हो रहा है तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करो। क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है कैलकुलेट वर्क डन इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। स्टेप की बात कर दिया, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि स्टेप की बात करें तो प्रोसेस जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। 1 स्टेप तो हम लोग पढ़ चुके, यानी कि बेसिकली 10 एटमॉस्फेयर 10 लीटर से फाइनली प्रेशर सिस्टम का गैस का 2 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, और आइसोथर्मल है। एक स्टेप में कहने का मतलब ये हुआ कि बीच वाला स्टेप हुआ ही नहीं, डायरेक्टली सिस्टम 10 एटमॉस्फेयर 10 लीटर से 2 एटमॉस्फेयर तक पहुंच गया आइसोथर्मली।
तो उसमें वर्क डन कैलकुलेट करो, ये पूछ रहा है। वन स्टेप कह दिया तो इरिवर्सिबल, नहीं भी लिखा तो आपको समझना है कि प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। स्टेप की बात करें तो प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो एक स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे, P1 था, V1 था भाई, और P1 V1 से पहुंच गया सीधे P2 V2, यही तो एक स्टेप प्रोसेस हुआ। अब P1 V1 का वैल्यू आपको पता है, शुरुआत का प्रेशर दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम दिया है 10 लीटर के बराबर। प्रेशर P2 2 एटमॉस्फेयर, 20 का स्टेप ही नहीं हुआ। और वॉल्यूम V2 कैसे निकालोगे, तो अभी भी आपको पता है कि P1 V1 और P2 V2 का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के लिए ये PV का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 गुने 10 100 होगा, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेगी, 100 के बराबर होगा, 50, यानी ये 50 लीटर के बराबर होगा। तो एक स्टेप प्रोसेस ही रिवर्सिबल है। तो लास्ट क्लास में पढ़ा तो था कि ऐसे केस में जो वर्क डन होता है -P2 एंड V2 माइनस V1 के बराबर। सिंपल, P2 मिला हुआ है 2, फाइनल वॉल्यूम 50 और इनिशियल वॉल्यूम 10, यानी कि 40 दूना 80 माइनस 80 एटमॉस्फेयर लीटर। मैग्नीट्यूड भी देखते जाओ, 2 स्टेप में यदि प्रोसेस हुआ तो -110 एटमॉस्फेयर लीटर। स्टेप को घटा दिया तो -80 एटमॉस्फेयर लीटर, यानी मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं, वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है। एक स्टेप में 80 एटमॉस्फेयर लीटर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन को हटा करके। 2 स्टेप में 110 एटमॉस्फेयर लीटर, तो 3 स्टेप में उससे ज्यादा होगा, 4 स्टेप में उससे ज्यादा होगा, 5 स्टेप में उससे ज्यादा होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में सबसे ज्यादा होगा। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ये हमने शुरुआत में ही पढ़ाया था और फिर बता रहा हूं। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में लीडर होता है, उसका वर्क डन का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं भैया, मैग्नीट्यूड साइन को हटा करके। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वर्क डन का रिवर्सिबल का सबसे ज्यादा होता है एक्सपेंशन में ये भी ध्यान रखना है, किसमें, एक्सपेंशन में। क्या कर रहे हो, कंप्रेशन नहीं बल्कि एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो -80 एटमॉस्फेयर लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन का सी पार्ट, क्वेश्चन वही चल रहा है। पहला पार्ट में 2 स्टेप में हुआ प्रोसेस, दूसरा पार्ट में एक ही स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो वर्क डन क्या होगा। एक चीज तो हम लोग सीखते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है। सी क्वेश्चन पढ़ो सब। कैलकुलेट वर्क डन इफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स। पहचानने आना चाहिए। क्या लिखा, फाइनाइट 2 स्टेप लिखा, 3 स्टेप लिखा, 5 स्टेप लिखा कि इनफाइनाइट लिखा। इनफाइनाइट जैसे ही कह दिया कि टाइम इनफाइनाइट लगेगा और पहचानने आ जाना चाहिए, अरे भाई ये तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इनफाइनाइट स्टेप कह दे इसका मतलब प्रोसेस कैसा, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल कह दिया तो रिवर्सिबल के लिए फार्मूला भूल गया हो भाई, पीछे जाकर के वीडियो में रिकॉल करो, नोट्स बनाते रहो और उसको फिर फार्मूले का भी एक लिस्ट बना लो और उसको बार बार देखते रहो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फार्मूला -2.303 nRT, हम लॉग वाला लिखना चाह रहे इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ln वाला में सीधे होता -nRT, लेकिन लॉग वाला लिखना चाह रहे। और लॉग किसकी बात कर रहा, वॉल्यूम की, तो V2/V1। प्रेशर की भी बात कर रहा हूं तो सीधे सीधे P1/P2 भी कर सकते, क्योंकि यहाँ प्रेशर की बात कर रहा है और वॉल्यूम की बात कर रहा है। दोनों में से किसी भी फार्मूले को लगाओगे, लेकिन वॉल्यूम वाले फार्मूला में V2/V1 और प्रेशर वाले फार्मूला में P1/P2 है कि नहीं। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम अभी तो हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। 10 एटमॉस्फेयर 10 लीटर से सिस्टम पहुंच गया रिवर्सिबली, इनफाइनाइट स्टेप का मतलब रिवर्सिबली, 2 एटमॉस्फेयर P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो 10 गुने 10 50 दूनी 100 50 लीटर, यानी फाइनल वॉल्यूम दिस इज V2 एंड दिस इज V1।
है कि नहीं। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो और आंसर आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आ गया, -2.303। अब बड़ी दुविधा है सर, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की तो बात ही नहीं कर रहा, क्या करेंगे। तो ये भी तो सिखाया था कि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होता है और पीवी इक्वल टू एनआरटी। कुछ रिकॉल कर पा रहे हो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू एनआरटी। यानी कि यहाँ पर एनआरटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या तो P1 V1 लिख सकते हैं या तो P2 V2 लिख सकते हैं। इस एनआरटी की जगह पर, इस एनआरटी के जगह पर हमने P1 V1 लिख दिया, है कि नहीं। लॉग V2 अपॉन V1, फाइनल वॉल्यूम 50 और इनिशियल वॉल्यूम 10। इसको सॉल्व कर लो तो -2.303 P1 V1 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 log 5 0.7 होता है, यानी आंसर आएगा -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड 0.7। किस में आएगा, प्रेशर वॉल्यूम का जो यूनिट है उसमें आएगा, एटमॉस्फेयर लीटर में। इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके देखो कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक स्टेप 2 स्टेप से ज़्यादा होगा। यानी बेसिकली जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी एक्सपेंशन में बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, an ideal gas initially at 2 atm 50 liter is compressed। क्वेश्चन इस बार कंप्रेशन का है, आइसोथर्मली, प्रोसेस आइसोथर्मली है, इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। इरिवर्सिबल प्रोसेस, 2 स्टेप कह दिया, इरिवर्सिबल लिखा हुआ नहीं भी रहता तो भी हमने सिखाया स्टेप में फाइनाइट स्टेप की बात करें तो प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी 2 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस में इस बार कंप्रेशन हो रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में एक्सपेंशन हो रहा था, एक बार हुआ, दूसरा बार हुआ, और इस बार 2 स्टेप में कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं। कंप्रेस किया एक बार और फिर दोबारा कंप्रेस किया, ऐसे लिखा रहता है, फर्स्ट अगेंस्ट 5 atm एंड देन अगेंस्ट 10 एटमॉस्फेयर। कंप्रेशन में धीरे धीरे बाहर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तभी तो दबा पाएगा, तभी तो कंप्रेस कर पाएगा, तभी तो वॉल्यूम घटा पाएगा। प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। तो फर्स्ट अगेंस्ट 5 एटमॉस्फेयर का मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो सिस्टम का फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करना सीखो, ये पीडस हो गया, एक स्टेप वाला जो प्रोसेस हुआ और उसके बाद जो प्रेशर आया सिस्टम का उसको हम क्या कहते हैं, पीडस। एंड देन अगेंस्ट 10 एटमॉस्फेयर, यानी फाइनल प्रेशर भी गैस का एक्सटर्नल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, यानी बेसिकली ये P2 हो गया। एक्सपेंशन में प्रेशर घट रहा था, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ रहा है। तो रिकॉल करोगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। पहले तो समराइज कर लो क्वेश्चन का, इसमें भी 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट कैलकुलेट वर्क डन इन 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप हो रहा है, उसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो P1 V1 से गए P2 V2 की ओर और फिर P2 V2 नहीं, P डैश V डैश और फिर P2 V2। P1 V1 टू एटमॉस्फेयर 50 लीटर। अब P डैश, यानी P डैश का वैल्यू अभी आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सपैंड होकर के जो प्रेशर आया 5 एटमॉस्फेयर के बराबर, यानी बेसिकली ये 5 एटमॉस्फेयर। और अभी सिखाया था कि P1 V1 इट इक्वल टू P डैश V डैश इक्वल टू P2 V2। V डैश का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन भगवान ने दिमाग तो दिया, उसका तो इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 100, 50 दूना 100, तो 20 लीटर में गुना करेंगे 5 से तो आपका 100 आएगा, यानी बेसिकली V डैश मिल गया 20 लीटर। P2 का वैल्यू 10 एटमॉस्फेयर, इसको भी 100 लाना है, तो 10 एटमॉस्फेयर 10 लीटर, यानी फाइनल वॉल्यूम घट करके 10 लीटर के बराबर हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला 2 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी सिखाया था।
सर आपने वो तो एक्सपेंशन के लिए बताया था। नहीं भैया, ये भी सिखाया था कि प्रोसेस चाहे एक्सपेंशन का हो चाहे कंप्रेशन का हो, फार्मूला एग्जैक्टली वही लगेगा। ये नहीं कि एक्सपेंशन में सर माइनस था तो कंप्रेशन में प्लस कर दे, नहीं, फार्मूला आप चेंज नहीं करोगे। फिर से ध्यान से सुनो, फार्मूला आप चेंज नहीं करेंगे, उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, माइनस ही रहेगा। अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो वॉल्यूम का चेंज जो है नेगेटिव होगा, नेगेटिव और नेगेटिव मिल करके ऑटोमेटिकली वर्क डन का वैल्यू कंप्रेशन में पॉजिटिव आना है, फार्मूला चेंज नहीं करना है। वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इस बात को बढ़िया से ख्याल में रखना है। तो फार्मूला वही रखना है। क्या फार्मूला? तो माइनस पी डैश वी डैश माइनस वी वन माइनस पी टू एंड वी टू माइनस वी डैश। अब इस फार्मूले को यहाँ पर पुट करते हैं। पी डैश 5 एटमॉस्फेयर, वी डैश 20 माइनस 50, P2, this is P2 10 atmosphere, 10 लीटर V2 एंड माइनस 20 मल्टीप्लाई करो, ये 100 हुआ और 30 पे से 150 यानी बेसिकली 250 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो वो फार्मूला में रखते के साथ ही ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में ये वाला वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो गड़बड़ नहीं करोगे भाई। बहुत बच्चा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो यही गड़बड़ी करता है, सर वो तो माइनस एक्सपेंशन के लिए था, आप तो कंपैरिजन करने तो प्लस लगा दे पहले से। ना रे बाबा ना, आंसर गलत आ जाएगा। जो हम सिखा रहे हैं उसको बढ़िया से पकड़ो, बार बार सुनो और दिमाग में एकदम बैठा लो, तभी न्यूमेरिकल होगा, मास्टर बन जाओगे तुम भी एकदम बिल्कुल इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का। तो कितना होगा? 250 एटमॉस्फेयर लीटर। ये हो गया वर्क डन 2 स्टेप्स में। पॉजिटिव आना चाहिए, देखो पॉजिटिव आ रहा है कंप्रेशन में। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन वही है, इसमें भी 3 पार्ट लेंगे। एक्सपेंशन में भी 3 पार्ट था, कंप्रेशन में भी 3 पार्ट हम लोग ले रहे हैं। कैलकुलेट वर्क डन इफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। स्टेप की बात कर दिया, फाइनाइट स्टेप की बात कर दिया, प्रोसेस पहचानो कैसा, इरिवर्सिबल। एक स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी कि बेसिकली ये है क्या, P1 है 50 लीटर, ये क्या है V1, यानी बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेप को खा गया। हुआ ही नहीं, सीधे सीधे एक ही स्टेप में जो सिस्टम था P1 V1 से सीधे सीधे P2 V2 तक पहुंच गया एक ही स्टेप में, है कि नहीं? तो P1 V1 तो आपको पता है 2 एटमॉस्फेयर 10 लीटर, और फाइनली जो पहुंच गया 10 एटमॉस्फेयर P2 10 एटमॉस्फेयर। फाइनल वॉल्यूम क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल है, PV का वैल्यू कांस्टेंट बार बार बता रहे। तो 2 एटमॉस्फेयर V1 कितना था? 50, सॉरी दिस इज 50, तो गुना करो 100, तो ये भी कितना होना चाहिए? 10 लीटर। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 V2 यहां से आ गया। अब इसके लिए इरिवर्सिबल 1 स्टेप प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला बहुत बार पढ़ लिया। कंप्रेशन हो एक्सपेंशन हो, फार्मूला यही माइनस P2 एंड V2 माइनस V1, है कि नहीं? प्रेशर का वैल्यू P2 का वैल्यू 10 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम 10 और इनिशियल 50, तो माइनस माइनस प्लस 400 प्लस में एटमॉस्फेयर लीटर। कंप्रेशन में ऑटोमेटिकली वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ गया। कंप्रेशन हो रहा है, सराउंडिंग काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। फार्मूला लेकिन वही लगना, एक्सपेंशन के लिए फार्मूला वही, कंप्रेशन के लिए भी फार्मूला, इरिवर्सिबल के लिए वही लगने वाला है। फार्मूला आप चेंज नहीं करेंगे, है कि नहीं? अब जरा गौर से देखो, जब यह वर्क डन का प्रोसेस हमने निकाला, ए स्टेप, ए वाला जो पार्ट था, कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। तो 2 स्टेप में कितना आया? 250 एटमॉस्फेयर लीटर, यानी 2 स्टेप में 250 एटमॉस्फेयर लीटर। एक स्टेप में 400 एटमॉस्फेयर लीटर, यानी जैसे जैसे स्टेप घटता जा रहा है, एक स्टेप में 400 एटमॉस्फेयर लीटर, 2 स्टेप में 250 एटमॉस्फेयर लीटर, 3 स्टेप में उससे भी वर्क डन ज्यादा होगा। ये वर्क डन क्यों कह रहे हैं सर? ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड यहाँ पर नहीं बोल रहे। एक्सपेंशन जब हो रहा था तो आप वहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोलो ना बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों भाई? कंप्रेशन में ऑटोमेटिकली वर्क डन पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड बोले या ना बोले, वर्क डन ही अगर बोले तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पर मॉड बोलने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक स्टेप में 400 एटमॉस्फेयर लीटर कंप्रेशन में, 2 स्टेप में 250 एटमॉस्फेयर लीटर, यानी जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन में, वैसे वैसे वर्क डन का वैल्यू घटते जा रहा है। वर्क डन का वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बोलो या ना बोलो उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे वैसे वर्क डन का वैल्यू घटते जा रहा है। यानी इनफाइनाइट स्टेप्स की बात करेगा तो वर्क डन का वैल्यू कंप्रेशन में मिनिमम होगा। इनफाइनाइट स्टेप्स का मतलब क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल कहो या इनफाइनाइट स्टेप्स प्रोसेस कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यही तो सिखा रहा हूं बच्चों कि एक्सपेंशन में लीडर जो होता है ना रिवर्सिबल वाला, यानी एक्सपेंशन में वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल का ज्यादा, लेकिन कंपैरिजन में वर्क डन का वैल्यू इरिवर्सिबल का ज्यादा। जैसे जैसे स्टेप्स कंपैरिजन में बढ़ेगा वर्क डन का वैल्यू घटेगा। एक स्टेप में मैक्सिमम कंपैरिजन में वर्क डन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में एक स्टेप में 400 एटमॉस्फेयर लीटर के बराबर हो रहा है। ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं बीच बीच में बता रहा हूँ ये पहले पढ़ा जा चुका है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर भूल गए हो तो उसको पीछे जाकर रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना, करते रहना है रिविजन। क्वेश्चन का पार्ट सी, कैलकुलेट वर्क डन इफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स। इनफाइनाइट स्टेप्स पढ़ते के साथ दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए। जला दिमाग का बत्ती है कि नहीं? क्या जला भाई? बताओ बताओ। रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? इनफाइनाइट स्टेप्स का मतलब बच्चों रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इनफाइनाइट स्टेप्स जब भी कह दिया तो प्रोसेस रिवर्सिबल, यानी दूसरे शब्दों में, दूसरे लैंग्वेज में कहना ये चाह रहा है कि यह जो प्रोसेस हो रहा होता, इनिशियल स्टेट ये, फाइनल स्टेट ये, सॉरी, तो इनफाइनाइट स्टेप्स में यहां से यहां तक अगर हम पहुंच रहे होते तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करो। अर्थात ये कह रहा है कि रिवर्सिबली अगर यहां से यहां तक पहुंच रहे होते तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करो। तो इसके लिए तो वर्क डन का फार्मूला होता ही है रिवर्सिबल के लिए, जैसे एक्सपेंशन में वैसे ही कंप्रेशन में फार्मूला सेम होगा, वहां माइनस, यहां पर भी माइनस। फार्मूला में चेंज साइन का नहीं करेंगे। क्या फार्मूला? तो मैक्सिमम टाइम जो होता है ना वो हम लॉग वाला ही फार्मूला लिखते हैं, तो -2.303। अब एनआरटी के, अब आप होशियार हो गए, बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास हो गया। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ मोल की बात नहीं कर रहा, एनआरटी का वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, लेकिन एनआरटी इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 P इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर P1 V1 रखो या P2 V2 रखो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ P1 V1 रखते एंड लॉग V2 अपॉन V1 या रख सकते हैं P1 अपॉन P2, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो -2.303 P1 V1 मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूना 100, 100 एटमॉस्फेयर लीटर एंड लॉग फाइनल वॉल्यूम अभी तो निकाला था, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर था, यानी बेसिकली कैसे किया था, कुछ याद आ रहा है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये 100 है, P2 का वैल्यू 10 है, तो V2 का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कितना? 10 लीटर। जब फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, कंप्रेशन में वॉल्यूम घट गया, इनिशियल था 50 लीटर के बराबर। इसको हम लोग सब सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 0 0 कैंसिल हुआ, 1/5 है, 5 को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले जाओ, तो -1 प्लस हो जाएगा। बेसिकली आंसर आएगा +2.303 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड लॉग 5। लॉग 5 का वैल्यू सिखाया है 0.7, तो 2.303 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 0.7, इतना एटमॉस्फेयर लीटर। अब यहां पर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, एक स्टेप में मैक्सिमम, यानी कंपैरिजन में एक स्टेप में वर्क डन मैक्सिमम हुआ था 400 एटमॉस्फेयर लीटर, 2 स्टेप में 250 एटमॉस्फेयर लीटर, और जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जा रहे इनफाइनाइट स्टेप्स में वर्क डन का वैल्यू मिनिमम होगा कंपैरिजन में, है कि नहीं? तो इसका आंसर हुआ। तो कुछ कॉन्सेप्ट बढ़िया से याद रख लेना है। एक्सपेंशन में ना वर्क डन निगेटिव होता है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, लेकिन रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड एक्सपेंशन में ज्यादा होता है, यानी एक्सपेंशन में लीडर होता है कौन? रिवर्सिबल वाला।
और कंप्रेशन में मामला उल्टा, कौन लीडर होता है? इरिवर्सिबल वाला, यानी इरिवर्सिबल का वर्क का वैल्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एक स्टेप में सबसे ज्यादा होता है, और इनफाइनाइट स्टेप में सबसे कम। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें वर्क डन का वैल्यू जो होगा कंप्रेशन में सबसे कम होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलते रहता हूँ, नोट भी कर लिया करो, न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको सिखाते जा रहे हैं।